हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। 7 अगस्त 1996 को नासा के वैज्ञानिकों ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को एक चूर्ण दिया, जिसे लेते ही उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई और भाई साहब जा पहुंचे, मीडिया के सामने जा पहुंचे और छाती ठोक के कहने लगे मंगल पर जीवन मिल गया, मुबारक हो, हमारे वैज्ञानिकों ने मंगल पर जीवन ढूंढ लिया। और खबर आग की तरह फैल गई। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन यहाँ पर अगला सवाल आता है, चलो मान भी लें कि मंगल पर जीवन संभव है या जीवन है, तो ये सब जानने के बाद भी मंगल पर जाने की रेस क्यों लगी हुई है? इसके पीछे कोई तो लॉजिकल रीजन होना चाहिए। वेल, बिल्कुल है। क्या आपको ये बात पता है कि हमारा शरीर गुड और बैड फैट बनाता है? बिल्कुल पता होगी। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि हमारा शरीर 19 डिग्री के तापमान पर यानी 19 डिग्री सेल्सियस पर गुड फैट भरपूर मात्रा में बनाता है, जो हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त रखने में बहुत मदद करता है। अगर ये भी पता है तो क्या आपको ये बात पता है कि मंगल ग्रह पर गर्मियों में जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो 19 डिग्री सेल्सियस ही है, यानी हमारा शरीर मंगल ग्रह के तापमान के अनुकूल पहले से ही काम करता है। अब क्या ये कोइंसिडेंस है? वेल, वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं लगता। पर क्यों नहीं लगता? क्योंकि जो रिसर्च से पता लगा है उसने हमारी एस्ट्रोबायोलॉजी की समझ को पूरी तरह से बदल दिया। अगर कोई इंसान स्पेस में बहुत ज्यादा लंबा समय बिताता है यानी माइक्रोग्रेविटी में, तो उस मनुष्य की बायोरिदमिक क्लॉक अपने आप रीसेट हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये घड़ी धरती के दिन और रात की साइकिल से मैच नहीं करती, बल्कि हाँ जी, आप समझ गए होंगे, ये घड़ी बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करती है। बस 1-2 मिनट का हेरफेर हो सकता है मार्स के दिन और रात की साइकिल से। पर क्यों? क्या हमारे डीएनए में मार्स की जानकारियां छुपी हैं? आखिर क्यों हमारा शरीर मार्स के एनवायरनमेंट के लिए बार बार अपने आप रीसेट होता है? चलो पता करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं 2-4 चीजें क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत समय लग गया और उसका कारण था ये कि मैंने जितनी भी रिसर्च करी उसमें से इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़कर किसी भी चीज पर पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी एक साथ एग्री नहीं करती थी। यानी मार्स के बारे में जितनी भी जानकारी आज हमारे पास मौजूद है उसमें से कुछ चीजें बिल्कुल वेरीफाइड हैं, लेकिन ज्यादातर चीजों पर अभी भी डिबेट चल रहा है, बहस चल रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी बताऊंगा उसकी 100% सत्यता को मैं वेरीफाई नहीं कर पाया हूँ और यही वो कारण था जिसकी वजह से मुझे इतना समय लग गया। वैसे इस वीडियो में जो भी मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर दूंगा उससे रिलेटेड रिसर्च आर्टिकल्स या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि किसी भी जानकारी पर पूरी तरह से भरोसा करने से पहले आप भी अपने स्तर पर थोड़ा बहुत खोजबीन कर लेना। जब 7 अगस्त 1996 को बिल क्लिंटन ने मीडिया के सामने ये बात पब्लिकली एडमिट कर ली कि नासा के हाथ मार्स पर जीवन के सबूत लग चुके हैं, तो इस जानकारी ने पूरी स्पेस कम्युनिटी में भूचाल ला दिया। और इसके साथ ही खड़ा हुआ सवाल कि आखिर नासा ने ये जानकारी किस आधार पर लोगों के सामने रखी थी? वो कौन से सबूत थे जो नासा के हाथ लगे थे? क्या नासा ने इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी दी है? बिल्कुल दी है, शायद आप उसे जानते भी होंगे। एलन हिल्स 18001 मार्शियन मीटेरॉइड, एक खास तरह का पत्थर एंटार्क्टिका की बर्फ में मिलता है। 1984 में मिलता है। वैज्ञानिकों ने इस पत्थर को उठाकर इस पर रिसर्च शुरू कर दी और पता लगा कि ये पत्थर धरती का नहीं है। और उसके बाद खड़ा हुआ सवाल, तो ये पत्थर कहाँ का है? और जब उन्होंने इस पत्थर की प्रॉपर्टीज को अलग अलग ग्रहों की प्रॉपर्टीज के साथ मिलाकर देखा तो पता लगा कि ये पत्थर तो मंगल ग्रह से आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पत्थर के अंदर फॉसिलाइज्ड बैक्टीरिया मिले थे, यानी मंगल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। लो भैया, हो गया सत्यानाश। यानी कि जिन बैक्टीरिया और वायरसेस को, स्पेस के बैक्टीरिया और वायरसेस को धरती पर आकर तबाही मचाने से रोकने के लिए नासा इतनी जद्दोजहद कर रहा था, वो तो यहाँ पहले से ही आ चुके थे। और मुझे पता है अब आपके दिमाग में जो सवाल आ रहा होगा वो होगा ये कि अगर वो यहाँ पर पहले से ही आ चुके थे तो पृथ्वी पर अब तक एलियन बीमारी क्यों नहीं फैली? मतलब जैसे ज़ॉम्बीज या कोई और नए तरह की बीमारी। भाई साहब, मतलब क्या चाहते हो? हंसती खेलती हुई धरती अच्छी नहीं लगती? देखो, बात बड़ी सीधी सी है। पहली बात तो ये बैक्टीरिया फॉसिलाइज्ड हो चुके थे, मतलब जीवित नहीं थे। और दूसरी चीज, हाँ ये थोड़ी हैरानी वाली है, कार्बन डेटिंग से ये पता लगा कि ये पत्थर 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। हमारी धरती से पहले मार्स का निर्माण हुआ था। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे तो वेरीफाई कर लो इस इंफॉर्मेशन को। मार्स का निर्माण 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हमारी धरती का निर्माण हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और क्योंकि मार्स पर धड़ाधड़ एस्टेरॉयड के हमले हो रहे थे तो वहाँ से एक टुकड़ा टूट कर हमारी धरती पर आ गिरा। लेकिन ये टुकड़ा किस समय आकर गिरा इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि ये टुकड़ा 4.5 बिलियन ईयर्स पुराना है और इसमें जीवन के सबूत हैं। अब क्या आपको ऐसा लग रहा है कि क्या धरती पर जीवन की शुरुआत मार्स से ही तो नहीं हुई थी? क्या इसी कारण की वजह से हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक अपने आप मार्स के एनवायरनमेंट के साथ सेट हो जाती है? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और
वैज्ञानिकों ने इसको नाम दिया है पैनस्पर्मिया। ये एक हाइपोथेसिस है। अब वैज्ञानिकों के हिसाब से इस हाइपोथेसिस में हमारी धरती पर जो जीवन की शुरुआत हुई थी उसके पीछे आउटर स्पेस से एस्टेरॉयड और कॉमेट में बैठकर आए हुए बैक्टीरिया ही हैं। मतलब कुल मिलाकर ये बैक्टीरिया स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट को सरवाइव करते हुए धरती पर पहुंच गए और धरती पर इन्हें फलने फूलने लायक एनवायरनमेंट मिल गया और इस तरीके से धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। क्या ये बात साबित की जा सकती है? नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये हो सकता है। लेकिन चलो एक पल के लिए वैज्ञानिकों की बातों पर भरोसा कर लेते हैं और जरा एक ख्याली पुलाव पकाते हैं। जरा ये सोचिए, मान लेते हैं कि जिस समय धरती पर ये एलियन बैक्टीरिया गए उस समय पर मंगल पर जीवन था। मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, लेकिन मंगलवासी धरती के एनवायरनमेंट में आकर रह नहीं सकते थे, तो उन्होंने धरती को कॉलोनाइज करने के इरादे से ये एलियन बैक्टीरिया धरती पर भेज दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो मैं बातें कह रहा हूँ इनमें जरा मरा भी सच्चाई है तो ये चीजें सीधी तरह से इशारा कर रही हैं कि मंगल पर जीवन के सबूत मिलने चाहिए। यानी अगर मंगल पर हमारी तरह के इंसान रहते थे तो जाहिर सी बात है वहाँ घर होने चाहिए या उनके द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर होने चाहिए। कंस्ट्रक्शन का कोई तो सबूत होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता लगेगा कि मंगल पर कभी जीवन रहा है। रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में भी यही सवाल आया था और कमाल की बात ये है कि ऐसे स्ट्रक्चर हमें मिल चुके हैं। आओ बताता हूँ क्या है माजरा। मार्च 2020 साइडोनिया इंस्टीट्यूट ने एक रिसर्च पेपर छाप दिया और उन लोगों के सामने रख दिया जो लोग मंगल पर दंगल की तैयारी में जुटे थे। 3 साल पुरानी ही घटना है कि भैया हमने सुना है कि तुम मंगल पर दंगल करने की तैयारी कर रहे हो, तो जरा हमारी भी सुन लो। मंगल पर संभल के रहना। कभी कोई आपसे आकर पूछ ले कि भाई साहब आप कौन, यहाँ क्या कर रहे हो, और आप कहो जी धरती से आए हैं जी, गलती हो गई, जा कहीं और रहे थे, रास्ता भटक गए। मतलब कितनी भी कोशिश कर लो वीडियो को सीरियस बनाने की, पर कॉमेडी निकल ही जाती है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि आप कुछ भी कहकर निकल जाओ और उस पर कोई सवाल ना करे। बिल्कुल किया। वैज्ञानिकों ने पूछा ये खाली पीली हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, मंगल पे कौन सा जीवन है, कोई सबूत है तुम्हारे पास? भैया साइडोनिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दिखा दिया पर्चा, ये देखो, क्योंकि मंगल पर 5 साइडेड पिरामिड मिले हैं और ऐसे स्ट्रक्चर भी देखने को मिले हैं जो कहीं से भी नेचुरल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1965 में, जब पहले सैटेलाइट ने मंगल ग्रह की 22 तस्वीरें खींचकर धरती पर भेज दी और उसके बाद लगातार ऐसी ही तस्वीरें हमें मिलती रही, जिन्हें स्टडी करने पे हमें ये पता लगा है कि मंगल पर ऐसे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो प्रकृति में नहीं मिलते। इसके बाद मंगल दंगल वाले वैज्ञानिकों ने कहा ओके बिल्कुल ठीक, आपकी बातों पे गौर किया जाएगा। अब देखो आपके देखने के लिए मैंने नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से जो वाइकिंग 1 सैटेलाइट के द्वारा फोटोग्राफ्स ली गई थी, मंगल ग्रह की ली गई थी, उनको विज्ञान रिचार्ज के व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दिया है। आप वहां से जाकर देख सकते हो, लिंक कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। अब जब वैज्ञानिकों के दिमाग में ये शक पैदा हो गया कि मंगल पर जीवन था, तो जाहिर सी बात थी कि ये सवाल आना भी लाजमी था कि आखिर ये जीवन खत्म कैसे हुआ। हाँ, तो इसके पीछे भी वैज्ञानिकों ने थ्योरीज दी हैं। सुनो अब ध्यान से। देखो किसी भी ग्रह पर जीवन के लिए एटमॉस्फेयर का होना बहुत जरूरी है, लेकिन वैज्ञानिकों के शोध में ये पता लगा कि मार्स पर इस समय जो एटमॉस्फेयर है वो धरती के 1% से भी कम है और बिना एटमॉस्फेयर के सूरज से आने वाला रेडिएशन पानी को उबाल देगा, स्टीम में बदल देगा, जिसे एटमॉस्फेयर नहीं रोक पाएगा। चलो ये तो बात होगी कारण की, लेकिन ऐसी परिस्थितियां कैसे बन गई कि मार्स का एटमॉस्फेयर धरती के एटमॉस्फेयर के 1% से भी नीचे चला गया? हाँ, इसके पीछे भी थ्योरीज हैं। दरअसल हुआ ये, अपने जवानी के दिनों में सूरज बिल्कुल भड़का पड़ा था, बोले तो दबादब रेडिएशन छोड़ रहा था, और उसी समय एक जबरदस्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स, जिसे आप सोलर फ्लेयर भी कह सकते हो, ये सीधा जाकर मार्स की सतह से टकरा गई। इसे आप ऐसे समझो, जब हमारे यहाँ जमीन पर किसी चीज पर बिजली गिरती है, जैसे किसी पेड़ पर गिर गई या किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट पर गिर गई, तो उसमें आग लग जाती है, काफी तोड़फोड़ होती है। ठीक इसी तरह से अब इस बिजली को अरबों गुना स्केल अप कर दो, बड़ा कर दो, तो ये बिजली जाकर मार्स की सतह से टकरा गई और इस टक्कर ने मार्स के एटमॉस्फेयर को उड़ा दिया। पर ये थ्योरी है, प्रूव नहीं हुई है। और इसके बाद जब ये एटमॉस्फेयर उड़ गया तो सूरज के रेडिएशन ने पानी को उड़ा दिया और मार्स बंजर हो गया। दूसरी थ्योरी, लगातार स्पेस से आने वाले पत्थरों ने मार्स की सतह पर इतनी तबाही मचाई कि उसका एटमॉस्फेयर उड़ गया। और बाकी तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अगर एटमॉस्फेयर उड़ेगा तो क्या होगा। लेकिन वैज्ञानिक ज्यादातर मंगल ग्रह की इस दुर्दशा के पीछे सूरज को दोषी मानते हैं, क्योंकि हमें मार्स की सतह पर वैलीज मैरीनेरस मिला है, जिसे स्कार ऑन मार्स के नाम से भी जाना जाता है। ये देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने
मार्स की सतह पर पंजा मारा हो और उसे खरोंच दिया हो। ये इम्पैक्ट सूरज से आने वाले सोलर स्टॉर्म की वजह से ही बना था, जो लगभग 100 मील से ज्यादा लंबा है और 6 मील से ज्यादा गहरा है। तो वैज्ञानिक मानते हैं कि ये घटना इतनी बड़ी थी जिसने मंगल ग्रह से जीवन का सफाया कर दिया। अब जरा यहाँ पर दिमाग में ये भी सवाल आता है कि जब हमें ये भी पता लग गया कि कभी मंगल पर जीवन था, अब नहीं है, तो ये सब जानने के बाद आखिर हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या करते? वही किया जो हर बार करते हैं। एक रॉकेट बनाया, उसमें रोवर बैठाया और उसको मंगल की सतह पर उतार दिया। नाम था उसका परसेवरेंस, जो आजकल मंगल ग्रह पर सेल्फियां ले रहा है अलग अलग जगहों की। बोले तो इसका मोटा मोटा काम है पानी की खोज, मंगल की सतह में ड्रिल करना, जानकारियां जुटाना और इधर उधर की जासूसी करके इसको धरती पर भेजना। क्या नासा ये सारी चीजें बताएगा कि उसे वहाँ क्या क्या मिला है? वेल, नहीं भैया, अपना खर्चा करो। इतनी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज खोल के बैठे हैं इतने सारे देश, सब अपना खर्चा करो, जाकर खुद जानकारी इकट्ठा करो। नासा का है साफ साफ कहना, ऐसे मामलों में हमसे दूर ही रहना। इसीलिए अलग अलग देश भी अपने अपने स्तर पर मंगल की खोजबीन में लगे हुए हैं। क्या पता वहाँ क्या मिल जाए। और अगर आपको ये लग रहा है कि मंगल पर जाने की काबिलियत हमारे पास अभी आई है, तो ऐसा नहीं है। दरअसल वन वे टिकट का जुगाड़ तो 1952 में ही हो गया था। नासा के नाजी वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्रॉन ने 1952 में किताब पब्लिश करी, जो कि नॉन फिक्शियस है, यानी मनगढ़ंत नहीं है, साइंटिफिक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई है, जिसका नाम था द मार्स प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने इंसानों को मार्स पर भेजने का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया था। लेकिन भेजने का, वापस लाने का नहीं। या हो सकता है मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो, शायद वापस लाने का भी हो, पर जहाँ तक मुझे याद है वापस लाने का शायद नहीं था उसमें। आप पढ़ लेना, ये बुक पब्लिक डोमेन में मौजूद है, डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। मेरा इशारा समझ रहे हो ना? हाँ, वहीं से सारी बातें नहीं बताई जाती। अब नासा ने 2030 में मनुष्यों को मार्स की सतह पर पहुंचाने का पूरा जुगाड़ बना रखा है, मतलब प्लानिंग कर रखी है। लेकिन मुझे थोड़ा शक हुआ कि कहीं अभी भी ये वन वे टिकट तो नहीं है, मतलब एस्ट्रोनॉट जाएंगे तो सही, लेकिन शायद वापस ना आए। और जब मैंने गुगली बाबा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है, नासा ने पूरी प्लानिंग कर रखी है उन्हें भेजने की, लेकिन वापस आने की प्लानिंग अभी नहीं बताई है कि कैसे आएंगे। तो पूरा शक है मुझे, ये वन वे टिकट भी हो सकता है। फिर 2-4 बार क्वेश्चन को दोबारा घुमा फिरा कर पूछने पर ये पता लगा कि हाँ, कुछ तो खिचड़ी पकड़ी है कि वापस कैसे लेकर आए, लेकिन फाइनल जवाब अभी इंटरनेट पर मुझे नहीं मिला। आप अपने स्तर पर खोजबीन कर लेना। अब मार्स पर जाने की कसम खाए ऐसे कुछ लोगों में से एक है एलिसा कार्सन, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग शुरू भी कर दी है। मतलब नासा ने ऑफिशियली इन्हें सिलेक्ट नहीं किया है, पर इन्होंने अपने स्तर पर ट्रेनिंग शुरू कर दी है कि अगर इनकी ट्रेनिंग बढ़िया हो जाएगी तो नासा इन्हें सिलेक्ट जरूर करेगा। आप इनका नाम सर्च करोगे तो पता लगेगा कि 20 साल की ये बच्ची मंगल ग्रह का वन वे टिकट एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। अब जरा बात कर लेते हैं स्पेस एक्स वाले भैया की, यानी कि मंगल पर दंगल की कसम खाए बैठे एलोन मस्क की, और हाँ, उनके पड़ोसी की भी। अरे अपने अमेज़न वाले जेफ बेजोस। हाँ जी, अमीरों की बात होगी अब तो। भैया इनकी भी अपनी अपनी वो क्या बोलते हैं, रिसर्च टीम है जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में काम कर रही है। तो इनका क्या इंटरेस्ट है? जाहिर सी बात है, जहाँ जाएगी जनता वहाँ पैसा खूब है बनता। तो मोटा मोटा हिसाब ये निकला कि ये लोग मंगल पर जाएंगे, इधर उधर खुदाई करेंगे, रेयर मार्स मिनरल जुटाएंगे और उन्हें धरती पर लाएंगे, नए नए आइटम बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे, टीवी अखबारों बाजार में इश्तिहार छपवाएंगे, जिन्हें हम खरीद लाएंगे और इन लोगों की जेब में पैसे जाएंगे, ये और अमीर हो जाएंगे। एलोन मस्क कोई धर्मात्मा नहीं है जो इंसानों की आबादी को बचाने की चिंता में हाय हाय मरे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारा खेल पैसे का है, सबके अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। अब जरा मार्स की प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं, किस किस को प्लॉट चाहिए। तो जी 1966 में की गई आउटर स्पेस ट्रीटी के हिसाब से स्पेस में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी या बेची नहीं जा सकती, फिलहाल के लिए तो नहीं बेची जा सकती। और जो लोग बेच रहे हैं वो 2 तरीके से काम करते हैं। पहला तो एक सर्टिफिकेट जनरेट कर देते हैं कि जी फला फला प्लॉट आपका है मून पर या मार्स पर, और आपका पैसा चैरिटी में इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरा है ठगाई। भाई साहब, बहुत सी कंपनियां ठगाई भी कर रही हैं। तो अगर कोई आपके पास मार्स की प्रॉपर्टी बेचने के लिए आए तो उसे ये लंबा चौड़ा आउटर स्पेस ट्रीटी का पर्चा थमा देना और जवाब मांग लेना। अब जरा बात करते हैं मंगल ग्रह पर आने वाले धूल के तूफान की। कैसे आते हैं ये, क्यों आते हैं ये, कब कब आते हैं ये? तो भैया जवाब बड़ा सीधा सा है। जब सूर्य देव होते हैं रुष्ट तो मंगल की सतह को बहुत बुरी तरह से गर्म कर देते हैं, जिसकी वजह से मंगल पर मौजूद हवा गर्म होती है। हाँ जी, मंगल पर हवा भी है, और ये गर्म हवा ऊपर की तरफ बढ़ती है जो अपने साथ धूल को भी खींच लेती है और उठता है धूल का पहाड़, जिसे हम मंगल का डेविल स्टॉर्म भी कहते हैं, जो कि ज्यादातर गर्मियों के मौसम में आता है। और बार बार ठंडी गर्म हवाओं के टकराव से पैदा होता
होता है तेज तूफान, और इसके बारे में जानकारी आपको स्मिथसोनियन मैगजीन में मिल जाएगी। वो इस तरह के पर्चे छापते रहते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि आखिर हम मार्स तक जाएंगे कैसे, डायरेक्ट जाएंगे या बीच में कहीं रुक के जाएंगे, मेरा मतलब मून पर। तो देखो नासा ने अभी अपने सारे पत्ते नहीं खोले हैं कि वो किस तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम भी यही कर सकते हैं, वेट एंड वॉच। अब बात करते हैं मंगल ग्रह पे कौन कौन सी गैसेज हैं। तो देखो एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक पेपर में लिखा था कि मंगल ग्रह पे 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन, 1.5% आर्गन और थोड़ी बहुत मात्रा में ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन मोनोऑक्साइड खूब सारी है, वाटर और मीथेन भी है, इसके साथ थोड़ी बहुत अदर गैसेज भी हैं। अब जरा मंगल ग्रह की ग्रेविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे धरती पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी महसूस करने की हम आदत डाल चुके हैं, मतलब एवरेज है ये, तो मंगल पर ये ग्रेविटी है 3.71 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि धरती के 38% के बराबर है। मोटा मोटा मतलब ये निकला 100 किलो का आदमी 38 किलो का रह जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस पर लटका हुआ 100 किलो का आदमी मात्र 38 किलोग्राम का रह जाएगा। कमेंट में हल्ला मत काटना, मुझे पता है वेट की यूनिट न्यूटन होती है लेकिन समझने में किलोग्राम अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अब जरा मार्स की कोर टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो 2021 के इनसाइडर लैंडर ने जो जानकारी हमें भेजी है उसके हिसाब से मार्स की कोर लिक्विड है, यानी तरल अवस्था में है, जिसका रेडियस लगभग 1830 किलोमीटर का है और टेम्परेचर लगभग 1000 से 1300 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। वहीं धरती पर कोर का टेम्परेचर लगभग 5400 से 6500 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और मार्स की सरफेस का एवरेज टेम्परेचर लगभग -55 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, जो कि धूप निकलने पर गर्मियों में मैक्सिमम 19 डिग्री के आसपास चला जाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो मार्स पर ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आज के समय नहीं है। अभी तक की स्टडी में यही पता लगा है कि नहीं है, बाद में ये बात बदल गई तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो पूरे प्लेनेट को अपने अंदर समा कर रखती है, जैसी धरती के पास है, जो हमें सूरज के हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है, बोले तो हाईली चार्ज पार्टिकल से। अब बात करते हैं खेती बाड़ी की। तो देखो ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि मार्स की धरती पर खेती बाड़ी करना संभव है। अब इसके पीछे उनका ये कहना है कि जो मार्स से एस्टेरॉयड आए थे, जब उस मिट्टी में हमने पौधों को ग्रो करा कर देखा तो वो कर गए, आसानी से ग्रो कर गए। तो अगर हमारी धरती जैसा एटमॉस्फेयर और मार्स की सतह मिल जाए तो शायद पेड़ पौधे ग्रो कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि अचानक से एक दिन आप उठो और खबर सुनो कि भैया मार्स गायब हो गया, कहीं निकल गया, तो क्या इस चीज का हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? वेल, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। तो एस्टेरॉयड बेल्ट से आने वाले पत्थर जो कि जुपिटर और मार्स की तरफ निकलते हैं, मार्स के ना होने की वजह से शायद हमारी तरफ निकल कर आ जाए, मतलब हमें अपनी सुरक्षा के लिए स्पेस में फील्डिंग लगानी पड़ेगी। दूसरा जवाब थोड़ा ऑर्बिटल डायनेमिक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि मार्स की ग्रेविटी का वैसे तो बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन कह सकते हैं कि अर्थ की ऑर्बिट को थोड़ा बहुत स्टेबल रखने का काम मार्स भी करता है। तीसरी चीज, एक ऐसा ग्रह जहाँ पर हम घर बसाने के बारे में सोच रहे थे वो हमसे छूट जाएगा, और जाहिर सी बात है अगर मार्स गया तो ओलंपस मून भी चला जाएगा, और ये मून है, मून नहीं है, मून मत समझ लेना भाई। इससे ज्यादा तो और मुझे कुछ मिला नहीं इसके बारे में। अब बात करते हैं इसके नाम की। तो देखो मार्स का नाम, और मैं मार्स बोल रहा हूँ, मंगल ग्रह नहीं, मंगल ग्रह का तो हमारे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन मार्स नाम जो पड़ा है वो गॉड ऑफ वॉर के नाम पे पड़ा है, रोमन गॉड ऑफ वॉर, जिसका नाम ही मार्स था। तो रोमन्स ऐसा मानते थे कि भैया ये जो गॉड ऑफ वॉर है मंगल ग्रह पर युद्ध कर रहे थे, जिसकी वजह से काफी खून खच्चर हुआ, और इस खून की वजह से ये ग्रह लाल रंग का हो गया, तो बस वहीं से इसका नाम पड़ गया मार्स। बाकी अलग अलग देशों में मार्स से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां हैं। अब जरा एलिमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि मंगल की सतह पर हमें कौन कौन से एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो अभी तक की लिस्ट में जो हमें पता लगा है वो है सिलिकॉन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम और पोटेशियम, ये काफी मात्रा में मौजूद है। अब देखो ये बात मैं भी जानता हूँ कि बहुत सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में अभी तक कवर नहीं हो पाया है, कवर होगा भी कैसे, मार्स के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं, जो भी जानकारी है वो सब थ्योरीज पे बेस्ड है, हमारे पास कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, तो इसीलिए बहुत सारे सवालों का जवाब मैं नहीं दे सकता। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।